बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में शादी करने के लिए सरकार 3 लाख रुपए दे रही है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और शादी करना चाहते हैं तो आपको सरकार 3 लाख रुपए देगी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे और किसको, तो आपको बता दूं कि बिहार सरकार बिहार अंतरजातीय विवाह योजना चला रही है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को छोड़ करके किसी और जाति से शादी करते हैं तो उसको बिहार सरकार द्वारा 3 लाख रुपए दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो आपको बता दूं कि बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य अलग अलग जातियों के बीच विवाह को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये पहल सामाजिक समरसता और फिर एकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। खबर के अनुसार इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी कि SC/ST से विवाह करता है तो सरकार उन्हें 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जबकि अगर पति और पत्नी दोनों दिव्यांग है तो फिर दोनों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वहीं अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उसे 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका लाभ लेने के लिए बिहार के लोग आवेदन कर सकते हैं और फिर विवाह अंतरजातीय योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं कि प्रोत्साहन राशि का अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं ताकि लोग अंतरजातीय विवाह करें। दोस्तों बिहार के कई जिलों में दूसरे चरण के तहत जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पहले चरण में 20 जिलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। हालांकि 20 जिलों में के ही करीब 1000 गांव में खतियानों का कोई भी अता पता नहीं है। खबर के अनुसार जमीन सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार के द्वारा खतियान जारी किया जाता है। लेकिन जिन 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है उन जिलों के कई गाँव में अभी तक खतियान जारी नहीं किया गया है और बिना खतियान के सर्वे को पूरा कर लिया गया है। आपको बता दूं कि इस मामले के प्रकाश में आने पर राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बंदोबस्त पदाधिकारियों को फटकार लगाई है और अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान को चेक लिस्ट के अनुसार जांच करके रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय को भेजने को कहा है। जिन जिलों में सर्वे का काम पूरा हुआ है उन जिलों में आपको बता दूं कि बिहार के अररिया, अरवल, जहानाबाद, बांका, नालंदा, बेगूसराय, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, लखीसराय, बंदीपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और पश्चिमी चंपारण में जमीन सर्वे का काम पूरा हुआ है। दोस्तों बिहार में क्राइम पर कंट्रोल पाने के लिए अब बिहार के जनप्रतिनिधियों से इसका सहयोग लिया जाएगा। जब बिहार के जनप्रतिनिधियों से मशवरा होगा और इस मशवरे के बाद एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस समाज में पनप रहे नए अपराध और फिर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए नई पहल शुरू कर दी है। अब थानेदार हर 15 मिनट पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके अपराध नियंत्रण को उनसे फीडबैक लेंगे। इस बैठक में पुलिस जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र में अपराध और अपराधियों के संबंध में विचार विमर्श करेगी। इस आधार पर आगे की कार्रवाई को रणनीति बनेगी। इस संबंध में मुख्यालय ने जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सभी जिलों में इस पर प्रैक्टिस भी शुरू हो गया है। अब तक पुलिस मुखबिरों और फिर चौकीदारों की सूचना पर अपराध नियंत्रण के लिए कार्रवाई कर रही है। कई बार जनप्रतिनिधियों और फिर पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी बनती रही है। आपको बता दूं कि नए कानून के तहत छापेमारी और फिर अवैध सामान की जब्ती के समय गवाह के तौर पर जनप्रतिनिधियों को भी मौके पर बुलाने का प्रावधान है। कार्रवाई पारदर्शी तरीके से करने के लिहाज से भी पुलिस और फिर जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। दोस्तों बिहार में ठंड का आगाज शुरू हो चुका है। लगातार मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। लोगों को ठंड का एहसास अब होने लगा है। जब सुबह और शाम के समय ग्रामीण इलाकों में लोगों को गर्म कपड़े पहनने की जरूरत पड़ रही है। जब बिहार में पूर्व और फिर पछुआ हवा की दिशा लगातार बदल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक कई जिलों में निरंतर पूर्व हवा बहाने के चलते आसमान में बादल आ जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं पर बिहार के कुछ जिलों में अब सुबह के समय कुहासा भी देखने को मिल रहा है। जब मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 8 जिलों में बारिश होने की संभावना है। कटिहार, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया और अररिया में बारिश हो सकती है। इन जिलों में बदलते मौसम ठंडी हवा बहने के चलते लोगों को ठंड का एहसास भी होगा। वहीं पर अगले 24 घंटे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ और जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। यहाँ पर बादल होने की संभावना नहीं है लेकिन ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में दिन के समय सूर्य का तेज काफी ज्यादा रहता है जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होता है। लेकिन सुबह शाम ठंडी हवा बहने
रहने के चलते मौसम में ठंड रहता है, जिससे लोगों को बिहार में दस्तक दे चुका जाड़ा का एहसास अब बखूबी होने लगा है। बिहार में घटते तापमान के चलते अब लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तापमान में काफी गिरावट आई है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। बिहार में स्मार्ट मीटर लगातार बिहार सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, जोरों शोरों से लगाया जा रहा है। घरों पर धावा बोल करके पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन अब स्मार्ट मीटर को लेकर के गड़बड़ी कर देने वाली खबर सामने आई है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर में बैलेंस अचानक कट रहे हैं। बिजली कंपनियों ने इसका तोड़ भी बताया है कि आखिर क्यों पैसे कट रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे घर में स्मार्ट मीटर लगा है, लेकिन अपने आप पैसे उससे कट जा रहे हैं, जिससे अब ग्रामीण तो परेशान है ही, साथ ही साथ अब ये मामला सरकार और कंपनियों तक पहुंच चुका है और इसके बारे में सफाई भी दी है। यह स्मार्ट मीटर के पुराने उपभोक्ता भी मीटर को लेकर के कई शिकायतें कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें अचानक से बिजली बिल जब बढ़ जाने की आ रही है। लोग इस बात से परेशान है कि अचानक उनके प्रीपेड बैलेंस से ऊर्जा शुल्क और फिर फिक्स चार्ज के अलावा बड़ी रकम कैसे कट जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए बिजली कंपनी ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि ऐसा एक्सेस डिमांड चार्ज की वजह से हो रहा है। जब बिजली कंपनी के अनुसार उपभोक्ताओं को उनके द्वारा लिए गए लोड से अधिक बिजली की खपत होने पर अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना देना होगा। या अगर किसी उपभोक्ता ने 2 किलोवाट का लोड लिया है और फिर किसी दिन आधे घंटे के लिए उनका लोड 2 किलोवाट से ऊपर चला जाता है, तो फिर उन्हें प्रति अतिरिक्त किलोवाट के हिसाब से शुल्क और फिर जुर्माना देना होगा। ये राशि उपभोक्ता के प्रीपेड बैलेंस से अपने आप कट जाती है। यह कंपनी को कई उपभोक्ताओं से शिकायत मिल रही थी कि उनके प्रीपेड बैलेंस से किसी भी तरीके की अनियमित तरीके से बड़ी राशि कट रही है, जिसके बाद कंपनी के इंजीनियरों द्वारा की गई जांच में पाया गया है कि कई उपभोक्ता किसी दिन अपने निर्धारित लोड से अधिक की बिजली की खपत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी उपभोक्ता ने 2 किलोवाट का लोड लिया है और फिर किसी दिन उसकी बिजली की खपत 2 किलोवाट से बढ़ करके 3 किलोवाट हो जाती है, तो फिर उसे 4 किलोवाट का चार्ज कर लिया जाता है। इसके चलते बिल में ज्यादा पेनल्टी जोड़ दिया जाता है। या ऐसी शिकायतों के बाद कंपनी ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने लोड का ध्यान रखें और जरूरत के हिसाब से ही उपकरणों का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे अब कोई भी काम नहीं हो रहा है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है। एनडीए सरकार विपक्ष की भूमिका में है, कोई उपलब्ध नहीं है, तो फिर विपक्ष को कोसते रहते हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सत्ता में बैठे कि नेता केवल नकारात्मक बातें करते हैं और विपक्ष से सवाल करते हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरे 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख लोगों को नौकरियां मिली, जाति आधारित गणना हुई, लेकिन अब 4.5 लाख नियोजित कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने की बात बंद हो गई है। आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ा, नीति आयोग का बहाना करके विशेष राज्य का दर्जा एक जुमला बन गया है। हम काम की बात करते हैं, जबकि सत्तापक्ष के लोग हमेशा धर्म और नफरत की राजनीति करने लग जाते हैं। अभी बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनों की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था चकनाचूर हो गया है। पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। अफसरशाही चरम पर है। किसी भी विभाग में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। सरकार बनी तो प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगी, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। जब हम कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई मुद्दों पर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार में अभी 10 महीने से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस सरकार में बिहार को क्या मिला, इस पर सत्ता पक्ष के नेता लोग बात नहीं करते हैं। ये सरकार RSS के एजेंडों पर काम कर रही है और आरक्षण विरोधी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय आधारित गणना का श्रेय लेना चाहते हैं। वर्तमान में वे केंद्र सरकार के साथ है, तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराते हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का तांडव मचा। जी हाँ, बिहार के छपरा और सीवान में जहरीले शराब पीने की वजह से लगभग 40 लोग परलोक पधार गए हैं। अब इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में कहीं भी शराबबंदी नहीं है, या तो होम डिलीवरी हो रही है या फिर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के अधिकारी खुद शराब पीते हैं। शराबबंदी का फायदा या तो भ्रष्ट अधिकारी उठा रहे हैं या फिर नेता पैसा कमा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में कहीं भी शराबबंदी नहीं है, अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। प्रशांत किशोर ने
कहा है कि शराबबंदी मामले में 1 लाख लोग जेल में हैं। हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह शराबबंदी का फायदा या तो भ्रष्ट अधिकारी उठा रहे हैं या फिर नेता पैसा कमा रहे हैं। हर पंचायत में शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। डर के कारण कोई भी केस दर्ज नहीं कराते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और जहरीली शराब से लोगों की जान जाने का मामला सामने आने लगा है। दीपावली और छठ के दौरान जहरीली शराब से लोगों की जान जाने के मामले बढ़ जाते हैं और ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। जहाँ छपरा और सीवान में संदिग्ध परिस्थिति में लगभग 40 लोग परलोक पधार गए हैं। दोस्तों, बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों के पीड़ित किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब उन्हें फसलों की क्षति का मुआवजा दीपावली से पहले मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि मुआवजे की राशि उनके बैंक खाते में चली जाएगी। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार में कहा कि 66,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच 46,000 करोड़ की राशि भेजी गई है। इस राशि से बाढ़ पीड़ितों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं समस्याओं से अवगत हूँ। आपको बता दूं कि सरकारी डेटा के अनुसार बाढ़ से प्रथम और फिर दूसरे चरण में 16 जिलों का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जहाँ यहाँ के किसानों की फसल को क्षति पहुंची है। प्रथम चरण के लिए फसल क्षति के रूप में 229 करोड़ और फिर दूसरे चरण के लिए 261 करोड़ रुपए का आकलन किया गया है। ऐसे में अब इन लोगों की मदद के लिए सीएम नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है। दोस्तों, बिहार सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिसको हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बिहार में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इस योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये योजना आपके लिए काफी फायदेमंद है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार बिहार के स्टूडेंटों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है, जो कि 4 लाख रुपए तक पढ़ाई करने के लिए दे रही है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं अभी भी इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप भी उन स्टूडेंटों में शामिल है तो आप इस खबर को आप देखिए, इस खबर को देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत योग्य छात्र अपनी पढ़ाई के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की मुख्य विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाए तो इस योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, जिसे उच्च शिक्षा यानी कि 11 से लेकर के PG तक के लिए उपयोग किया जा सकता है। ब्याज दरों के बारे में अगर बात की जाए तो इस योजना में सरकार द्वारा निर्धारित कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, जिससे छात्रों को आर्थिक बोझ कम होता है। सहायता प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो छात्रों को ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और फिर अध्ययन से संबंधित दस्तावेज आदि। वहीं पर छात्र को अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद ऋण चुकाने के लिए एक निर्धारित अवधि दी जाती है, जिससे वे अपनी नौकरी लगने के बाद आसानी से चुकता कर सकते हैं। वहीं पर इस योजना के अंतर्गत छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे प्रक्रिया सरल और फिर सहज हो सकती है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी जहरीली शराब फिर से कहर बरपा रही है। जैसे सीवान और छपरा के अलग अलग गांव में संदिग्ध परिस्थिति में 40 लोगों की जान चली गई है। जैसे 40 लोग इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच गए हैं, यानी कि परलोक पधार गए। जब आपको बता दें कि इन लोगों के परिजनों के मुताबिक उनकी जान इसलिए गई क्योंकि जहरीली शराब पी थी। इन सभी ने घटना से 2 दिन पहले ही शराब पी थी। दर्जनों से ज्यादा लोग बीमार पड़े, उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इनमें 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। सिवान एसपी ने जिले में अवैध शराब पीने से 20 लोगों की जान जाने की पुष्टि की है। वहीं पर इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है और SIT का गठन कर दिया गया है। पुलिस ने 8 लोगों पर FIR दर्ज करके 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जी हां, सिवान और सारण में जहरीले शराब का तांडव मचा हुआ है। कई गाँव में मातम पसरा हुआ है। परिजन परलोक पधारने की वजह जहरीली शराब ही बता रहे हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और सेहत पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि CM आवास में गिरोह बना करके नीतीश को कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है। इस वजह से उनकी सेहत लगातार गिर रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के नेता ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU से गठबंधन की अटकलों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि नीतीश थके हुए हैं और उनका समय अब खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार एक बार कुछ कह देते हैं तो उस पर किसी को विश्वास नहीं होता है, जब वे बार बार कह रहे हैं कि अब गठबंधन नहीं बदलेंगे। हालांकि उन्हें बदलने के लिए कौन कह रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब नीतीश 2015 में उनके साथ थे तो फिर वे कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, मगर वो NDA में वापस आ गए। फिर 2022 में दोबारा महागठबंधन में आए, तब भी वे यही कहते थे कि बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एक साथ काम करेंगे। वहीं पर फिर से नीतीश ने अपना वादा दोहरा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। NDA
में जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हमारे साथ नहीं आएंगे, उनकी बढ़ती उम्र की हमें चिंता है, उनका व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करते हैं। जब मगर उनको कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है अंदरूनी अंदर, जब उनकी सेहत में इतनी जल्दी गिरावट कैसे हो गई है। जब बिहार की जनता बदलाव चाहती है, अब नीतीश बिहार चलाने में सक्षम नहीं है, जब उनसे अब राज्य संभलने वाला नहीं है। नीतीश थक चुके हैं, उनका टाइम खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब हमें नया बिहार बनाना है। दोस्तों, सब्जियों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर चली गई है। जब लोग किसी तरह सब्जी खरीद रहे हैं, हालात ये हो गए हैं कि किलोग्राम से नहीं बल्कि पाव के हिसाब से ही सब्जियों की खरीदारी की जा रही है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, खास करके महिलाएं अपने रसोई के लिए बजट में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। यह शहर से 60 से 70 रुपए किलो भिंडी की बिक्री की जा रही है, जबकि 10 दिन पहले 20 से 25 रुपए प्रति किलो भिंडी बिक्री हो रही थी। वहीं पर आलू का दाम 160 रुपए के पार हो चुका है, पथरी के हिसाब से 5 किलो के हिसाब से। वहीं पर नगर सहित जिले में 5 किलो आलू की कीमत व्यापारी खरीदारों से 160 रुपए वसूल रहे हैं। जैसे लोग लाचार हो गए हैं, जैसे सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर आलू सहित अन्य सब्जियों की कीमत हो गई है। वहीं पर झिंगली के बारे में बात की जाए तो 60 रुपए किलो से पार हो गई है। वहीं पर चैठोल भी 80 रुपए किलो से पार हो गई है। बैगन भी 80 रुपए किलो है। जब लोगों की रसोई का जाएगा इन सब्जियों ने बिगाड़ दिया है। वहीं पर बजट भी सीमा पार कर चुका है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात यह है कि लोग सब्जी खरीदते समय त्राहिमाम करने लगे हैं। सब्जी को लेकर के लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। गृहिणियां सबसे अधिक परेशान हैं, पर प्रशासन द्वारा इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। सब्जी विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों से मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अपने बेबाक अंदाज में सुर्खियों में छाए रहते हैं। हाल ही में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर सरकार इजाजत देते तो इनको निपटा देंगे। वहीं पर अब पप्पू यादव से पत्रकारों ने बागेश्वर बाबा को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कौन है बागेश्वर बाबा, ये कौन है बाबा? आबा ढाबा चाबा बाबा ले, हम ये सबको नहीं जानते हैं। ये सब ढाबा चाबा बाबा आते रहते हैं, सबके चक्कर में क्यों आप इंसान को ले जाते हैं? इन्हीं बाबाओं के चक्कर में तो लोग गरीब हो रहे हैं, भाग्य किस्मत के चलते सब मर रहे हैं। ये बाबा इतना चमत्कारी है तो फिर बोले कि बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे, या गरीब खत्म कर दे, अमीर बना दे, बेरोजगारी खत्म कर दे। चमत्कार करता है तो फिर गरीबों को अमीर बना दे। ये कोई चाबा बाबा ढाबा फाबा बाबा के फेर में रहते हो। पप्पू यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पप्पू यादव के समर्थक और बागेश्वर के चाहने वालों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक का कहना है कि बाबा का चमत्कार होता है तभी तो लोगों का बागेश्वर धाम में जमावड़ा लगा रहता है। वहीं पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के चाहने वालों का कहना है कि चमत्कार है तो बेरोजगारी और गरीबी हटा करके दिखाएं। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में जो नई संसद भवन बनी है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर संसद भवन बनी है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF चीफ और असम के जमीयत उलमा प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल का है। ये दावा मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने किया है, जब उन्होंने कहा है कि भारत की नई संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। इतना ही नहीं, नई संसद भवन के आसपास के इलाके बसंत बिहार से लेकर के पास एयरपोर्ट तक वक्फ की संपत्ति पर बने हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में वक्फ संपत्तियों की सूची आ गई है और फिर इसकी पुष्टि भी की जा सकती है। इसके साथ ही मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने वक्फ बिल पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने इस बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC का बहिष्कार किया है। देश भर से 5 करोड़ लोगों ने JPC को संदेश भेज करके बिल का विरोध करने की अपील की है। इससे पता चलता है कि वक्फ बिल को लेकर के लोगों में कितनी नाराजगी है। बदरुद्दीन अजमल ने इस दौरान घोषणा की है कि असम में जमीयत उलमा हिंद वक्फ बोर्ड की जमीनों का संरक्षण करेगी, जिसके बाद इस बिल को चुनौती दी जाएगी। यह उन्होंने दावा किया है कि संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है, इसको लेकर के कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, बीजेपी के फायर ब्रांड और हिंदुत्ववादी नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर आज से निकलने वाले हैं। अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है, जब खुद उनके सहयोगी JDU नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। जब आपको बता दो कि बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा आज से शुरू करेंगे। ये यात्रा अंग प्रदेश भागलपुर और सीमांचल के कई जिलों में होगी। अब इस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। जी हाँ, नवगछिया के गोपालपुर से विधायक अपने बरबोलेपन से सुर्खियों में रहने वाले JDU विधायक गोपाल
मंत्रिमंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे, जबकि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और सभी हिंदू सजग है। सभी हिंदू को अपने को हिंदू कहने में कोई दोष नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कई जातियां धर्म के लोग रहते हैं। उन जातियों को बुरा लगेगा अगर मुसलमान और फिर अन्य जातियां स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे तो फिर भगदड़ मच जाएगा, ये ठीक नहीं है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि बेगूसराय से सांसद जी को वहां से यात्रा निकालनी चाहिए। इस यात्रा से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हिंदू खुद स्वाभिमानी है, मुसलमान पर इसका बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह ही है, कोई आसमान सिंह तो नहीं है। जब मुख्यमंत्री से उनका कद कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री देश में सबसे बेदाग छवि के मुख्यमंत्री है। हम लोग को इस तरीके की यात्रा के लिए फुर्सत नहीं है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। आपको बता दूं कि बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि बिहार में जो गैर मजरूआ जमीन है, इसका असली मालिक कौन है, कौन होगा इस जमीन का हकदार। तो आपको बता दूं कि बिहार में गैर मजरूआ जमीन का मतलब ऐसी जमीन से है जो किसी व्यक्ति या फिर संस्था के स्वामित्व में नहीं होता है, यानी कि जिसका कोई मालिक नहीं होता है। यह आमतौर पर सरकार या सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है। इस जमीन का उपयोग आमतौर पर अलग अलग समुदाय गतिविधियां, खेल, पार्क आदि के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि गैर मजरूआ आम जमीन पूरी तरीके से सरकारी जमीन होती है। इसका इस्तेमाल सड़क, नाला, नदी, शमशान, कब्रिस्तान, विद्यालय, तालाब, पोखर वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। वहीं पर बिहार भूमि सर्वे में, यानी कि जमीन सर्वे में गैर मजरूआ आम जमीन का खाता सरकार के नाम से खोला जाएगा। ये जमीन सरकार के अधिकार में आएगी, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं जाएगी। वहीं पर अगर किसी के पास गैर मजरूआ आम जमीन है और उस जमीन पर उसका कब्जा है तो सरकार उस जमीन को ले सकती है। इसकी तैयारी की जा रही है। वहीं पर गैर मजरूआ खास जमीन बिहार सरकार की संपत्ति है। ये जमीन उन लोगों के लिए होती है जो बहुत गरीब है, जो उनके पास रहने या फिर खेती करने के लिए जमीन नहीं है। वहीं पर अगर आपके पास गैर मजरूआ खास जमीन के कागज हैं तो इस जमीन का खाता आपके नाम खुलेगा और फिर सरकार इस जमीन को वापस नहीं लेगी। यानी कि गैर मजरूआ जमीन अगर आप कब्जा में है और उसका कागज आपके पास है तो ये जमीन आप ही को मिलेगा। दोस्तों, बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। रात होते ही तापमान में गिरावट होने लगा है। यह दिन में धूप और फिर गर्मी लोगों को सता रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। हवा की रफ्तार में कमी आएगी और फिर दिशा में भी बदलाव होने की संभावना है, जिससे बिहार के कई जिलों में हल्की बादल छाए रहेंगे। वहीं पर सीतामढ़ी और मधुबनी की बात करें तो वहाँ पर पिछले 1-2 दिनों से सुबह में कुहासा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में कई जिलों में कुहासा छाया रहेगा, जहाँ कुहासा की वजह से धान के फसलों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। या इसके अलावा अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है, जिससे किसानों को हानि होगी, नुकसान होगा। जब मौसम वैज्ञानिक एस के पटेल का कहना है कि उत्तर पश्चिम हवा का प्रभाव राज्य के तमाम क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से राज्य के अधिकांश भागों में आसमान साफ और फिर दिन के समय गर्मी हो रही है। जब 15 अक्टूबर को पूरे भारत से मानसून की विदाई हो चुकी है, जिसकी सूचना भारत मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई है। वहीं पर पिछले 24 घंटे की बात करें तो किशनगंज के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहा है। वहीं पर बिहार के कई जिलों में मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित भी कई परेशानियां हो रही है। जैसे सर्द गर्म की वजह से वायरल फीवर और फिर सर्दी खांसी हर घर तक पहुंच गया है। वहीं पर डॉक्टरों ने लोगों को बिना चिकित्सा परामर्श के दवा नहीं खाने की सलाह दी है। दवा दुकानदारों के माने तो एलर्जी और एंटीबायोटिक्स दवाओं की खपत अचानक बढ़ गई है। जब मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर को इन 12 जिलों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है, यानी कि आज, जिनमें मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, जमुई, मुंगेर और बांका जिला शामिल है। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं है, जिससे लोगों को सर्वे में दिक्कतें हो रही है। ऐसे में बिहार के लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जमीन का 100 साल पुराना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। जब आपको बता दूं कि बिहार भू अभिलेख कार्यालय अपने अंचल के भू अभिलेख कार्यालय में जाएं, जब वहां आपको जमीन से संबंधित पुराने दस्तावेज, नक्शे और फिर रिकॉर्ड मिल सकते हैं। वहीं पर राजस्व विभाग की वेबसाइट, जहाँ आप वेबसाइट bhumi-janकारी.bihar.gov.in पर जाएं और होम पेज पर जाकर के व्यू रजिस्ट्रेटेड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें और फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड खोजें। वहीं पर संपर्क करें, जी अपने स्थानीय राजस्व अधिकारी से संपर्क करें, वे आपको आवश्यक जानकारी और फिर रिकॉर्ड खोजने में मदद कर सकते हैं। वहीं पर आवेदन पत्र, अगर जमीन का पुराना रिकॉर्ड चाहिए तो फिर राजस्व विभाग के कार्यालय में जाकर के राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी से एप्लीकेशन फॉर्म लें या फॉर्म में मांगी गई जानकारी भर करके जमा कर दें।
दोस्तों बिहार के सभी पंचायतों में कम से कम एक खेल मैदान बनेगा। सचिव ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में खेल मैदान का निर्माण प्राथमिकता के तौर पर कराया जाना है। इसकी तैयारी 15 नवंबर तक पूरी कर लेनी है। जब बिहार के एक पंचायत में कम से कम एक खेल का मैदान होगा। जीविका भवन का निर्माण भी प्रमुखता से करना है। जब वे बुधवार को पटना स्थित तारामंडल के सभागार में आयोजित मनरेगा पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सचिव ने कहा कि मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों को जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। सतत जीविका पोर्जन का लाभ योग्य लाभार्थी को दें। जब मनरेगा आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा से 25 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 13 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। जीविका सीईओ हिमांशु शर्मा ने ओडीएफ प्लस मॉडल कार्य को दिसंबर तक पूर्ण कर लेने की बात कही है। इस दौरान सचिव ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण मुख्यमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर बताया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव को लेकर के स्मार्ट मीटर को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि ये स्मार्ट चीटर मीटर है। ये जनता इससे परेशान है, लेकिन सरकार के लोगों की परेशानी से कोई भी मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन राज्य के हर जिले में लूट सहित अन्य तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो, जहाँ इन घटनाओं में दोषियों को सजा तक नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से इस तरह के कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत स्तर और फिर जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से संवाद करना है, जिससे पार्टी के विस्तार को लेकर की कार्य योजना तैयार की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कार्यक्रम हर जिले में होना है, लेकिन बिहार में उपचुनाव और फिर झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कारण जमुई से वे रांची निकल जाएंगे। दोस्तों जनसुराज ने आगामी 13 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा की 4 उपचुनाव सीटों पर उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही तराड़ी विधानसभा सीट के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। जहां इस सीट से जनसुराज की तरफ से पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर श्री कृष्ण सिंह चुनावी दावा खेल रहे हैं। जहां एसके सिंह के नाम की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि तराड़ी की पहचान अभी तक बालू माफिया, भू माफिया और फिर जाति हिंसा के रूप में रही है। जहाँ उसी तराड़ी के गाँव से निकले बिहार के लाल श्री कृष्ण सिंह, इनका चयन जनसुराज की पहचान और फिर बिहार की नई शिक्षा, नई दिशा तय करने के अभियान का हिस्सा है। इसी दौरान प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में भाजपा का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। इसकी वजह भाजपा की तरफ से चुने उम्मीदवार और फिर जनसुराज की तरफ चयनित उम्मीदवार के बीच का फर्क है। यही फर्क भाजपा के अंधकार और फिर जनसुराज के उजाले की वजह है। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने श्री कृष्ण सिंह को लेकर के आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने मुल्क की सेना में कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर सेवाएं दी है, आज की तारीख में जनसुराज की टिकट पर तराड़ी विधानसभा से उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, हमें उन पर गर्व है। जब लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने देश की सेवा में अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है, अब समाज और बिहार की सेवा के लिए आगे बढ़े हैं। दोस्तों एक डेटा सामने आई है। इस डेटा को जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक डेटा सामने आई है कि बिहार में 15 से 29 साल के 31% युवा शिक्षा और रोजगार से महरूम है। यह सर्वे में यह खुलासा हुआ है। आपको बता दूं कि देश में पिछड़े राज्यों में शुमार बिहार में 15 से 29 साल के 31.9 यानी कि 32% युवा शिक्षा और रोजगार जैसे साधनों से महरूम है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जहाँ अक्टूबर 2024 में जारी हुई व्यापक सालाना मॉड्यूल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में उत्पादकता आयु वर्ग यानी कि 15 से 29 साल की 1/3 आबादी शिक्षा, रोजगार और ट्रेनिंग में शामिल नहीं है, जबकि राष्ट्रीय औसत 25.6% है। बिहार इस मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। यूपी में सबसे ज्यादा 34.1% और ओडिशा में 32.9% उत्पादक युवा आबादी शिक्षा और रोजगार से नहीं जुड़ी हुई है। जब सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में बिहार की किशोरियों एवं युवतियों की हालात युवकों के मुकाबले ज्यादा चिंताजनक है। जब बिहार में इस आयु वर्ग की 56.7% आबादी शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नहीं जुड़ पाई है, जबकि महिलाओं का राष्ट्रीय औसत 44.6% है। वहीं पर पुरुषों की बात करें तो 15 से 29 साल की आयु के 9.5% युवा शिक्षा और रोजगार के मरहूम है।
अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार के 9 जिलों में रोजगार मेला लगेगा। हम आपको भी उन शहरों के बारे में बताएंगे जिन शहरों में रोजगार मेला लगेगा। आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय की पहल पर 9 जिलों में रोजगार सह व्यवसाय दर्शन मेला का आयोजन किया जाएगा। ये मेला 18 से 29 अक्टूबर के बीच अलग अलग जिलों में अलग अलग तिथियों पर आयोजित किया जाएगा। श्रम विभाग के सचिव दीपक आनंद ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार के सभी जिलों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्रों में योग्यता रखने आवेदकों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। दीपक आनंद ने बताया है कि रोजगार मेले में कई कंपनियां आएगी, जहाँ युवाओं को आगे क्या करना चाहिए जिससे उन्हें रोजगार मिलने में कोई भी दिक्कत ना आए, इस बारे में युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा और इसके लिए अलग से स्टॉल लगाया जा रहा है। ये मेला 9 जिलों में लगेगा। अब सवाल है कि ये मेला कहां और कब में लगेगा। तो आपको बता दूं कि 18 अक्टूबर को नवादा सरकारी ITI परिसर में मेला का आयोजन होगा। 19 अक्टूबर को कोसी कॉलेज परिसर खगड़िया में मेला का आयोजन होगा। 21 अक्टूबर को सरकारी ITI बेगूसराय में मेला का आयोजन होगा। 22 अक्टूबर को संयुक्त श्रम भवन बिहार शरीफ ब्लॉक परिसर में मेला का आयोजन होगा। 23 अक्टूबर को इस्लामिया +2 हाई स्कूल शेखपुरा में मेला का आयोजन होगा। 24 अक्टूबर को होली मिशन हाई स्कूल मोहनपुर रोड समस्तीपुर में मेला का आयोजन होगा। 25 अक्टूबर को सरकारी ITI रामनगर परिसर दरभंगा में मेला का आयोजन होगा। 28 अक्टूबर को वाटसन +2 हाई स्कूल मधुबनी में मेला का आयोजन होगा। 29 अक्टूबर को संयुक्त श्रम भवन सुपौल में मेला का आयोजन होगा। दोस्तों, बिहार में कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटी की तरह अब स्कूलों में एंटी चाइल्ड बुलिंग कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी के माध्यम से बच्चे विभिन्न यानी कि अलग अलग तरह की प्रताड़ना से बचेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पॉक्सो एक्ट के तहत सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के सभी स्कूलों को इसी साल कमेटी बनानी है जो 3 स्तरों पर काम करेगी। पहला, नैतिक मूल्य बताना। दूसरा, अन्य बच्चों के साथ व्यवहार का तरीका सिखाना। और तीसरा, बुलिंग करने का सजा की जानकारी देना है। जब बुलिंग करने वाले बच्चों को सजा देने के तौर पर सेक्शन बदलना, डांटना, अभिभावक से शिकायत करने आदि अधिकार कमेटी के पास रहेगा। दोस्तों, भाजपा के फायर ब्रांड नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा करने जा रहे हैं। भागलपुर जिले से उनकी ये यात्रा शुरू होगी और सीमांचल के जिलों का भी वे दौरा करेंगे। गुरुवार की रात को गिरिराज सिंह भागलपुर के अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद अगले दिन यानी कि शुक्रवार को शहर में वे इस यात्रा के तहत अन्य जिलों के लोगों के साथ भ्रमण करेंगे। भागलपुर में इस यात्रा का रूट मैप भी तैयार है। वहीं पर गिरिराज सिंह के इस यात्रा से सियासी घमासान मचा हुआ है। राजद समेत विपक्षी दलों ने गिरिराज सिंह और भाजपा पर निशाना साधा है। आज शुक्रवार की सुबह भागलपुर शहर से गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। जब बुरानाथ मंदिर से उनकी यात्रा शुरू होगी, जो कि बुरानाथ चौक और बाकी कई सारे चौक होते हुए यात्रा शुरू कर दी जाएगी। इधर गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर तेजस्वी यादव भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह को अपनी उपलब्धि बताना चाहिए। उन्होंने कोई काम किया नहीं तो वे अपना वही काम कर रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। इंसान को इंसान से लड़ाएंगे, धर्म को नफरत से लड़ाएंगे। लड़ाना, नफरत और जहर बोकर के अपना धंधा चलाते हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव धर्म विशेष के लिए ही यात्रा करते हैं। दोस्तों, बिहार में वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई सारी संपत्तियों का निबंधन कराना अनिवार्य हो गया है, यानी कि रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य हो गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वक्फ विकास योजना के अंतर्गत वक्फ की प्रबंध समिति का गठन सुनिश्चित करने को कहा है। जब बुधवार को विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बहुउद्देशीय भवन के निर्माण की समीक्षा की गई। बैठक में सचिव ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वक्फ की सभी संपत्तियों का निबंधन एवं प्रबंध समिति का गठन यथाशीघ्र करा लिया जाए। सचिव ने हज भवन में आयोजित बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना, राज्य कोचिंग योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, वक्फ विकास योजना, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना तथा मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना आदि की समीक्षा की। सचिव की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास निर्माण योजना के अंतर्गत संचालित सभी छात्रावासों को पूर्ण आवासन क्षमता के साथ संचालित करने का निर्देश जिलों को दिया गया। बैठक में छात्रावास में आवासित छात्रों को प्रतिमाह 1000 रुपए की अनुदान की राशि का नियमित भुगतान करने, 9 किलोग्राम चावल एवं 6 किलोग्राम गेहूं यानी कि कुल 15 किलोग्राम खाद्यान्न आदि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों,
दोस्तों बिहार के किसानों को अब बीज मिलने की परेशानी नहीं होगी। जहां बिहार में किसानों को अब उन्नत किस्म की बीज मिलने में परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि बिहार का कृषि विश्वविद्यालय 15 वर्षों तक 150 किस्म के बीज सहेज कर रखेगी। जहां आपको बता दो कि बिहार में हर साल बाढ़ के कारण हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में धान के कई ऐसे प्रभेद हैं जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं। जहाँ किसानों के समक्ष धान सहित गेहूं, दलहन और फिर तिलहन के उन्नत किस्म के बीज मिलने में काफी परेशानी होती है। आने वाले समय में बिहार के किसी भी जिले के किसानों को कृषि संबंधित बीज की उपलब्धता के लिए परेशानी नहीं होगी। यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा बिहार का रिपोजिटरी तैयार कर लिया गया है, जिसमें धान, गेहूं, दलहन और फिर तिलहन लुप्त प्राय लगभग 115 प्रभेद के बीज को संरक्षित करके उसे किसानों तक आने वाले कुछ दिनों में उपलब्ध कराएगी। इसके लिए छोटे छोटे पॉकेट जिसमें 50 से 100 ग्राम बीज पैक करके रिपोजिटरी में रखा जा रहा है। इस रिपोजिटरी का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप किसान हैं तो आपके लिए ये आप खुशखबरी है। अब इसको लेकर के आप ऑनलाइन के द्वारा मंगा सकते हैं और ये वेबसाइट है www.en.krishakjagat.org। इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन के द्वारा बीज मंगा सकते हैं। दोस्तों दीपावली आने वाले हैं और दीपावली पर बहुत से लोग घर आते हैं दीपावली मनाने के लिए, और ऐसे में समस्या पैदा हो जाती है ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने की। लेकिन अब इस बार दीपावली या फिर छठ पर्व पर घर आने में लोगों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस बार 77 जोड़ी नई ट्रेन चलाने जा रही है। जब आपको बता दें कि भारत में त्योहार का सीजन आते ही लोग अपने घरों की तरफ कुछ करने लग जाते हैं। जब पढ़ाई की वजह से या फिर नौकरी के चक्कर में घर से दूर रहते लोगों को त्योहार के समय घर की काफी याद आने लगती है, खास के दीपावली में। इसके अलावा बिहारियों के लिए दीपावली के ठीक बाद पड़ने वाला छठ भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। छठ में हर बिहारी तो अपने घर से बाहर हैं, वे वापस अपने परिवार के पास लौटने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में ट्रेन की टिकट्स कई महीने पहले से ही वेटिंग में चली जाती है। चूंकि लोग ट्रेवल करने के लिए ट्रेन का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में वेटिंग टिकट की वजह से कई लोग अपने घर नहीं जा पाते। इस स्थिति से निपटने के लिए इंडियन रेलवे ने इस साल 60 से अधिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों में कई ऐसी ट्रेनें हैं जो आपके बिहार से होकर के गुजरेगी। ऐसे में अगर नॉर्मल ट्रेनों में आपको वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है तो फिर जरा इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में सर्च करके देख ले, शायद आपको कंफर्म टिकट मिल जाए। दोस्तों बिहार के सीमांचल की तस्वीर बदलने का मादा रखने वाले गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट का काम अभी भी संशोधनहीन ही है। लगभग 5 साल पहले चर्चा में आए इस एक्सप्रेस वे की वर्तमान हालात को देखते हुए NHAI से सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के बाद जो जवाब NHAI के अधिकारियों के द्वारा दिया गया है, उससे तो साफ लगने लगा है कि अभी इस योजना को धरातल पर उतारने में वर्षों लगेंगे। जी हाँ, NHAI की परियोजना के कार्यान्वयन इकाई मोतिहारी द्वारा RTI के जवाब में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट का काम अभी भी संशोधनहीन है। इस योजना के DPR का कार्य अभी भी अधूरा है। यह देश के पूर्वी हिस्सों का देश की राजधानी में से सीधा जुड़ा हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूर्वी भारत में एक बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी टू गोरखपुर के बीच ग्रीनफील्ड सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण करने की घोषणा की है। यह योजना देश के 3 बड़े राज्यों को आपस में जोड़ेगी और लगभग 519 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का दावा कई बार विभिन्न स्तरों पर हुआ है।